हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं धीरेन्द्र कुमार आपके अपने इस YouTube चैनल पर प्रतियोगिता मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ उसके पृष्ठभूमि क्या थी और किस प्रकार से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उसके लिए क्या क्या प्रक्रियाओं को अपनाया गया, उसके बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले संविधान सभा के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग देखें तो इसके अगर पिछले अध्याय को देखें या इसके पीछे की घटनाओं को देखें तो इसमें सबसे प्रमुख घटना है द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है 1945 में, और उसके पश्चात ब्रिटेन में एक नई सरकार का गठन होता है जो कि लेबर पार्टी की सरकार है, और क्लेमेंट एटली वहाँ के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं और उन्होंने 3 व्यक्तियों का एक टीम, जिसे कैबिनेट मिशन नाम दिया गया, भारत भेजा। ये 3 व्यक्ति थे स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। जो सर पैथिक लॉरेंस थे ये इस समय भारत सचिव थे, और इस समय हमने बताया कि क्लीमेंट एटली ये लेबर पार्टी के थे, और ब्रिटेन में इसकी सरकार होती है, और वहाँ से वहाँ के कैबिनेट के 3 सदस्यों का एक दल गठित किया जाता है, और जो गठन जो इसका होता है वो होता है 19 फरवरी 1946 को इसका गठन होता है। और गठन के पश्चात इनको भारत में एक संविधान निर्माण के लिए इनको भारत भेजा जाता है, और उसके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएगी उसका एक विस्तृत ब्यौरा इस मिशन के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया, जो कि दिल्ली पहुंचते हैं, भारत पहुंचते हैं 24 मार्च 1946 को। 19 फरवरी 1946 को इसका गठन होता है, 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली पहुंचते हैं या भारत पहुंचते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो उसके लिए ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, 24 मार्च 1946। अगर पूछा जाता है कि इसका गठन कब हुआ है, तो गठन आप लोग याद रखें कि 19 फरवरी 1946 को इसका गठन होता है, और इसके गठन के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो कौन हैं, तो क्लीमेंट एटली है। तो किस पार्टी के हैं, तो लेबर पार्टी के हैं। और इसमें कौन कौन सदस्य है, 3 सदस्य थे। एक बार फिर से इसको हम लोग याद कर लें तो सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि उस समय जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो वायसराय उस समय लॉर्ड बेवेल। भारत के वायसराय थे। कैबिनेट मिशन का जो गठन हुआ वो 19 फरवरी 1946 को हुआ था।
इसके 3 सदस्य थे और ये कब भारत पहुंचा, तो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। और अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की वो कब की, तो 16 मई 1946 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं 16 मई 1946 को, और इसी रिपोर्ट के तहत ये बताया जाता है कि संविधान सभा का गठन होगा और ये संविधान सभा जो है भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मिशन या किस योजना के तहत भारत के संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि सब लोगों को स्पष्ट हो गया। हम बता रहे हैं कि कैबिनेट मिशन के तहत जो है, कैबिनेट मिशन ने ये एक विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया जिसके अंतर्गत यह बात कही गई कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और उसके 389 सदस्य होंगे। 389 सदस्य कहाँ से होंगे उसके बारे में हम आगे अभी चर्चा करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन ने के तहत क्या हुआ, तो भारत में एक संविधान सभा का निर्माण हुआ और वही संविधान सभा क्या करेंगे, अब संविधान निर्माण का काम पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो कैबिनेट मिशन प्रस्तुत करते हैं और इसके तहत जो निर्धारित जो संख्या है वो 389 है। अब इस बात को हम लोग गौर से देखें, जो कैबिनेट मिशन 19 फरवरी 1946 को गठित हुआ, 24 मार्च को भारत पहुंचा और जो 19 मई को ये अपनी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसको एकदम रट लें। अब संविधान सभा का गठन की बात कर रहे हैं और उसके पश्चात संविधान सभा का गठन हो रहा है। अब संविधान सभा का जो गठन हुआ, इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कैबिनेट मिशन के तहत कितने सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया गया। ये 389 सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया गया और ये जो निर्धारण हुआ किसके तहत हुआ, तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। क्लियर हो गया। अब इसको देखते हैं, उस समय ये 389 सदस्य कहाँ से लिया गया। लेने का तो 4 सर ले सकते थे, 5 सर ले सकते थे, 6 सर ले सकते थे या 2 सर ले सकते थे, 300 ले सकते थे, लेकिन ये 389 ही क्यों लिया गया। इसके पीछे का रीज़न हम लोग देखें। उस समय जब कैबिनेट मिशन भारत आया, 1946 की बात मैं कर रहा हूँ, 1946 में जो भारत की जनसंख्या थी वो कितनी थी, दोस्तों 40 करोड़ जनसंख्या उस समय भारत की थी। अब 40 करोड़ जनसंख्या है भारत की और कैबिनेट मिशन के तहत ये बात कही गई कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चयन किया जाएगा। अगर इस तरह से देखा जाए तो लगभग 400 के करीब आते हैं, टोटल आंकड़े जो आते हैं वो 400 के करीब आता है। तो इस प्रकार से 40 करोड़ लगभग जनसंख्या थी भारत की और 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना था। और इस तरह से देखें तो कुल निर्धारित जो सीट यहाँ पे आया वह आया 389, जो संख्या आया ये आया। लगभग यहाँ पे 400 आता है अगर एग्जैक्ट हम देखें तो, लेकिन उस समय के जनसंख्या के एग्जैक्ट आंकड़ों के अनुसार अगर निकाला गया तो ये 389 के अकॉर्डिंग 389 के करीब एग्जैक्ट जो है इसका निर्धारित किया गया संख्या 389। तो ये सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। 389 सदस्यों का जो है यहाँ पर निर्धारित किया गया कैबिनेट मिशन के तहत। अब इसको देखें, जब 389 ये सदस्य हुआ तो ये कहाँ से आएंगे। उस समय जो भारत था वो भारत अलग अलग प्रांतों में
अलग अलग भागों में बटा हुआ था। ये अलग अलग भाग मुख्यतः दो थे। ये दो भाग थे। पहला भाग था ब्रिटिश भारत। पहला भाग था ब्रिटिश भारत और दूसरा भाग था देसी रियासत। हाँ दोस्तों, दो ये हमने बताया कि दो भाग थे, दो भागों में बटा हुआ था उस समय भारत। ये ब्रिटिश भारत क्या है और देसी भारत क्या है, इसको समझें। जो ब्रिटिश संसद के अधीन या ब्रिटिश क्राउन के हाथ में या उसके अधीनस्थ जितने भी क्षेत्र भारत में थे वह ब्रिटिश भारत कहलाया। और जो यहाँ के देसी या यहाँ के जो जमींदार थे, राजा थे या रजवाड़े थे, उनके अधीन जो क्षेत्र थे उन्हें देसी रियासत कहा गया। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो भाग थे, ब्रिटिश भारत और देसी रियासत। तो जो ब्रिटिश भारत थे वहाँ से निर्धारित किया गया 296 सीट और यहाँ से देसी रियासत से 93 सीटों का निर्धारण किया गया। अब ये 296 देसी रियासत, ये भी देसी रियासत दो भाग में बटे हुए थे। पहला तो 4 जो थे ये चीफ कमिश्नरी प्रांत थे और ये गवर्नर के प्रांत थे 11। इन 11 प्रांतों से 292 सदस्यों की नियुक्ति को 292 जो है सीटों को आवंटित किया गया या निर्धारित किया गया। और ये 4 जो है 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, जो मुख्य आयुक्त वाले प्रांत थे। ये 4, इन 4 प्रांतों को देखें तो ये अजमेर या मारवाड़ जो क्षेत्र था वहाँ से ये, इसको याद कर लें, ये इसीलिए हमने इसको पूरे मानचित्र में दिखाया है ताकि आप लोगों को लंबे समय तक याद रहे। कोई भी चीज़ जब हम मानचित्र में देखते हैं तो वो हमारे एक दिमाग में कहीं ना कहीं जो है एक अपनी छाप छोड़ता है, जिसके कारण से वो लंबे समय तक याद रहता है। तो ये देखें, उस समय पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, ये सारे बांग्लादेश, पाकिस्तान, और उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था। और भारत का विभाजन नहीं हुआ था और उस समय जो ये टोटल जो 4 इन पूरे भारतवर्ष जो था उसमें ये जो 4 जो चीफ कमिश्नरी के प्रांत थे, उन 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत को हम लोग इस तरह से याद कर सकते, A B C D याद हो गया। अब इसके बारे में देखें, A फॉर अजमेर मारवाड़ क्षेत्र, दूसरा हो गया B फॉर बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का बहुत ही मिनरल रिच एरिया है, जहाँ पे कि बहुत सारे लो अयस्क और बहुत सारे खनिज संपदा से भरपूर क्षेत्र है बलूचिस्तान। दूसरा क्षेत्र है कर्नाटक का कुर्ग और चौथा है D फॉर दिल्ली। तो A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कर्नाटक का कुर्ग और D फॉर दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, एक बार फिर से देखें। A फॉर अजमेर जो कि राजस्थान में अभी भी है और सब लोगों को पता होना चाहिए, ये जो है क्या है, चीफ कमिश्नरी प्रांत उस समय थे। और बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और C फॉर कुर्ग जो कि कर्नाटक में है और D फॉर दिल्ली। तो ये 4 जो थे चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। और यहाँ से सबको याद हो गया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखें यहाँ पे, ये तो सीटों का निर्धारण हो गया। सीटों का निर्धारण क्या हुआ, 389 टोटल सदस्य होंगे, ये निर्धारित हो गया। 389 में 296 ये हो गए कहाँ के, ब्रिटिश भारत के। ये कहाँ के हो गए, 93 ये देसी रियासत हो गए।
296 में 11 गवर्नर प्रांत के हैं, वो कितने हैं 292, और यहाँ पे 4, 92 4 96। अगर इन सब को टोटल करें तो ये 389 होता है, और इनको अगर टोटल करें तो ये 2 भागों में बटा हुआ था, चीफ कमिश्नरी प्रांत और गवर्नर, 11 गवर्नर के प्रांत। तो ये टोटल जो होता है वो होता है 296। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, चुनाव, ये तो सीटों का आवंटन हुआ, और इसी के आधार पे जब कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया गया, जब भारतीयों में जो 2 प्रमुख दल थे उस समय, वह 2 दल थे, कौन कौन? तो पहला था कांग्रेस और दूसरा था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे 2 प्रमुख पार्टी जो राजनीतिक पार्टियाँ थी भारत में, वो 2 पार्टियाँ थी, कांग्रेस और दूसरा था मुस्लिम लीग। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्यों के द्वारा जो है, और जो बचे हुए सीट है, सब लोग यहाँ पे अपना अपना जो कैंडिडेट है, सब लोगों ने यहाँ पे जो है सीटों के लिए आवंटित किए, खड़े किए। और जो यहाँ से चुनाव जो अब संपन्न हो रहा है, चुनाव के बाद जो जुलाई अगस्त में चुनाव होता है, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव संपन्न होता है। ये भी जान लें, ये जो चुनाव होगा ये जुलाई अगस्त में 1946 में चुनाव हो रहा है। और अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि आखिर जो चुनाव हुआ वह किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है कि जो चुनाव संपन्न हुए वह चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया। जो प्रांतीय विधान परिषद थे उस समय, जो ब्रिटिश भारत था, या केंद्रीय विधानसभा, ये 2 भागों में बटा हुआ था, जैसा कि हमने देखा, गवर्नर का प्रांत और चीफ कमिश्नरी का प्रांत। और यही प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा जो है वो चुने जाएंगे। कहाँ के सदस्य? तो यहाँ के ब्रिटिश भारत के जो सदस्य, ये निर्धारित किया गया 296 सदस्य, ये चुन के जाएंगे कहाँ? केंद्रीय विधानसभा, जिनको कि क्या कहा गया? जिनको संविधान सभा कहा गया। और ये संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हो रहा है, जो वह किस पद्धति से हुआ, उससे पहले हम लोग देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है कि संविधान सभा के जो कुल सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, वह क्या निर्वाचित थे या मनोनीत थे या दोनों थे। यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पर 296 सीटों पर ही सिर्फ इलेक्शन हुआ था। जो निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी वो सिर्फ और सिर्फ 296 जो प्रांतीय, जो गवर्नरों का प्रांत था और चीफ कमिश्नर का जो प्रांत था, वहाँ पे सिर्फ इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे सिर्फ चुनाव हुए थे। और जो देसी रियासत थे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है मनोनीत किए गए थे, मनोनयन हुआ था। और मनोनयन और निर्वाचन किस प्रकार से हुआ था, अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखें यहाँ पर 389 जो सदस्य थे, 389 में 296 सदस्यों का चुनाव होता है। और वो चुनाव किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। ये चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है। और यहाँ पे जो ये मनोनीत किए जाते हैं। अब अप्रत्यक्ष तरीके और प्रत्यक्ष तरीके का चुनाव क्या होता है इसको समझे। जो हम लोग मुखिया या प्रधान या इन सबको जब चुनते हैं तो हम लोग डायरेक्ट, या जो डायरेक्ट हम लोग जाके मत देते हैं। लेकिन वही अगर हम लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं
या राष्ट्रपति का हम लोगों का इलेक्शन होता है, निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो हम लोग चुनते नहीं हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव हम लोग प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं। हम लोग जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको चुनते नहीं हैं। हम लोग एमपी को चुनते हैं, हम लोग एमएलए को चुनते हैं। हम लोग चाहे मुखिया हो या प्रधान हो या प्रमुख हो, उसको हम लोग जो है डायरेक्ट चुनते हैं। तो वह जब हम लोग डायरेक्ट मत का प्रयोग करते हैं और डायरेक्ट जब हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तो उसे हम लोग प्रत्यक्ष जो है मतदान या प्रत्यक्ष जो है चुनाव बोलते हैं। और जब हम लोग डायरेक्ट नहीं, यानी हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाके हमारे लिए शासन की व्यवस्था करते हैं या हमारे लिए प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो उसे हम लोग अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर जो विधि अपनाई गई थी, अप्रत्यक्ष विधि अपनाई गई थी। अब और एक और यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर जो चुनाव हुआ था, संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचित किए गए थे, वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से उनका चुनाव हुआ था या वयस्क मताधिकार। अब ये दो टर्म है जिनको समझना बहुत ही आवश्यक है और इनको हम लोग समझ लें। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इस पूरे वर्ड को समझें। मताधिकार सबसे पहले समझ लें, मताधिकार क्या है। मताधिकार जो है वह मत डालने का अधिकार है या वोट डालने का अधिकार है। हर एक भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 18 या उनसे ज़्यादा है वह लोग मत डाल सकते हैं। और यही मत डालने का अधिकार जो है क्या कहलाता है, मताधिकार। और वयस्क उनको माना गया है, भारतीय संविधान के 61वें जो संविधान संशोधन हुआ उसके अंतर्गत 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई है। ये बात सबको क्लियर है। तो 18 वर्ष जिनकी आयु 18 वर्ष या उनसे ज़्यादा है वो वयस्क कहलाएंगे और उनको मत डालने का अधिकार है, जिसे कहा गया है वयस्क मताधिकार। यहाँ पे क्लियर हो गया दोस्तों। तो वयस्क मताधिकार क्या है, जो भी व्यक्ति 18 या उनसे ज़्यादा की उम्र के हैं उनको मत देने का अधिकार है और वही कहलाता है वयस्क मताधिकार। अब इस वर्ड को देखें, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है और इस जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसको समझें। सार्वभौमिक का मतलब होता है, जो हम लोग जनरली जानते हैं, सार्वभौमिक का मतलब होता है सर्वत्र या सब जगह। सेम वही मीनिंग यहाँ पर हम लोग लें और थोड़ा सा अलग हटके इसको सोचें कि सार्वभौमिक का यहाँ मतलब होता है कि जो समाज में ऊंच नीच, ऊंचे जाति जो या कोई दलित वर्ग या कोई अमीर है या गरीब है, कोई शहरी है ग्रामीण है, ये सारे भेद कुछ भी नहीं होंगे। सबको, जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं वह जाके मताधिकार कर सकता है, अपने मत का जो है उपयोग कर सकता है। तो उसे कहा गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत अब देखें ये कौन कर रहा है, ये जनता कर रहा है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे कहीं के रहने वाले हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो। जो भी 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र की है वो लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो उसे कहा जाता है सार्वभौमिक। अब सार्वभौमिक का हमने मतलब समझाया, मतलब क्या हो गया, इसका हम लोग कह सकते हैं कि जनता, वह जनता जो 18 या 18 प्लस एज के हैं, वह लोग जब मतदान करेंगे
तो उसे हम लोग कहेंगे प्रत्यक्ष मतदान। अब क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या मतदान के द्वारा जो है चुने गए थे कौन? संविधान सभा के सदस्य। क्या यहाँ पर देखिए अप्रत्यक्ष, यहाँ पे क्या लिखे हमने? जनता जब वोटिंग कर रही है तो उसे हमने क्या कहा? उसे हमने कहा प्रत्यक्ष। उसे हमने क्या कहा? उसे हमने कहा प्रत्यक्ष। उसे हमने क्या कहा? उसे हमने कहा प्रत्यक्ष। अब इसको गौर से देखें, इस पूरे क्वेश्चन को जो हमने उठाया था, पहला क्वेश्चन ये था कि क्या संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित थे, मनोनीत थे या दोनों थे? ये तो समझ में आ गया, दोनों थे। चूँकि देशी रियासत के जो प्रतिनिधि चुन के आए थे वह मनोनीत के द्वारा, मनोनयन का मतलब क्या होता है? जो हम किसी भी व्यक्ति को हम चाह रहे हैं कि ये जाके हमारे बदले में प्रतिनिधि करे, हम ना जाएं, लेकिन हमारे बदले में जाके मेरा रिप्रेजेंट करें, मेरी जो बात है वह बात जाके रखे। तो जिस व्यक्ति को हमने चुना है वह क्या कहलाता है? प्रोसेस, वह कहलाता है मनोनीत या मनोनयन। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम चुन के भेज रहे हैं और वो लोग जाएंगे कहाँ पर? संविधान सभा में जाएंगे और जिस राज्य के होंगे, जिस राजाओं का प्रतिनिधि करेंगे, वह वहाँ पर जाके अपनी उस राजा के जो क्या वक्तव्य है या क्या कथन है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या अपनी बात को, तो वो इस बात को अपने राजा के बात को ये रखेंगे जो कि मनोनीत सदस्य हैं। तो अब ये यहाँ तक क्लियर हो गया कि चुनाव किस प्रकार से हुआ। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है इस चुनाव के संबंधित। यहाँ पे ये एक बात और जान लीजिए कि चुनाव जो हुआ था वह हुआ था एकल संक्रमणीय मत पद्धति के समानुपातिक प्रणाली। ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति का समानुपातिक प्रणाली क्या होता है? सबसे पहले तो अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ, इसको समझ में आ गया। प्रत्यक्ष क्या होता है वो समझ में आ गया। मनोनीत क्या होता है ये सब लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और वयस्क मताधिकार क्या होता है ये भी क्लियरली समझ में आ गया होगा सबको। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को ही प्रत्यक्ष मताधिकार कहते हैं। अब एक और टर्म यहाँ पे पूछा जाता है जो कि हुआ था यहाँ पर चुनाव, जो 296 सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ था, वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये क्या होता है इसके बारे में देखें। दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या होता है इसको समझे। जब हम लोग राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ डिटेल से हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग बस इसको थोड़ी सी समझ लें, तो थोड़ा सा समझ लें। जैसे मान के चलिए कि ए बी दो कैंडिडेट है, जो दो प्रत्याशी है जो खड़े हैं चुनाव मैदान में, जो किसी भी क्षेत्र से। तो इसके सामने हम लोग जो भी मतदाता हैं वह जाके इसके सामने वरीयता क्रम लिखेंगे। उस वरीयता क्रम के आधार पे जब काउंटिंग होगा तो जिस भी व्यक्ति को सबसे पहले जो निश्चित मत संख्या है, जो निश्चित मत संख्या मतलब जो आधे से आधे जो निर्धारित जो मतों की संख्या है, मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या डिवाइडेड बाय 2 + 1 ये निकाला जाता है। जो निर्धारित किया जाता है मतों की संख्या, जो भी पहले
इस मत को प्राप्त कर लेगा वो विजयी होगा। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति में हम लोग हर एक उम्मीदवारों के आगे वरीयता क्रम हम लोग पहले नंबर पे इसको रख रहे हैं, दूसरे नंबर पे दूसरा व्यक्ति आया दूसरे नंबर पे इसको रख रहा है, पहले नंबर पे इसको रख रहा है। तो इस तरह से जो व्यक्ति सबसे पहले जब काउंटिंग होगा तो देखा जाएगा कि पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा बार लोगों ने किसको रखा है। तो इस तरह से जो पहले चरण का जब काउंटिंग होगा तो उसमें पहले जो वरीयता है उनको देखा जाएगा। जो व्यक्ति जो पहली बार जब काउंटिंग होगा तो उसमें जो व्यक्ति इस मिनिमम वोट को जो निर्धारित संख्या है उसको प्राप्त कर लेता है तो वो विजयी होता है। अगर दोनों में से कोई भी इस मिनिमम संख्या को नहीं प्राप्त करता है तो जो मतदान का दूसरा दौर होता है, जो काउंटिंग जो होता है उसका दूसरा दौर होता है, उस दौर में पुनः जो है जो सबसे मिनिमम वोट होता है उसको हटा दिया जाता है और उसका ट्रांसफ़र जो होता है वह पहले में हो जाता है। तो ये जो पहले को हटाया गया और दूसरे में ये ट्रांसफ़र किया गया, इसी का मतलब है संक्रमणीय। संक्रमणीय मतलब जिनको मिनिमम पहले चरण में जिनको मिनिमम आया है उसको जो है काउंटिंग से दूसरे चरण के काउंटिंग में से हटा दिया जाता है और उसका जो जितने उन्होंने मत को प्राप्त किया है उन मतों को जो बाकी बचे हुए उम्मीदवार हैं उनमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, समान अनुपात में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर मान के चलिए यहाँ पे 2 कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट अगर एक को मान के चलिए यहाँ पे 4 आता है और एक को 2 आ रहा है, तो पहले चरण में जब काउंटिंग हो रहा है तो अगर निर्धारित जो संख्या है उसको प्राप्त नहीं कर रहा है, तो निर्धारित संख्या से जब प्राप्त नहीं हो रहा है तो उस क्रम में हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और इसके बाद जो बचे हुए मान के चलिए यहाँ पर तो एक ही यहाँ पे कैंडिडेट बचा हुआ है। अगर यहाँ पे 2 कैंडिडेट होता तो इसको भी 1 मिलता और दूसरा होता मान के चलिए यहाँ C होता तो उसको भी जो है मान के चलिए उसको 4 या 3 मिला है तो इसको भी 1 मिलता। इस प्रकार से जो इनका वोट है जिन्होंने मिनिमम प्राप्त किया है उन मिनिमम वोट को हम लोग हटा देते हैं दूसरे बार के काउंटिंग में और उस वोट को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो बचे हुए प्रत्याशी है जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्लियर है? तो ये है एकल संक्रमणीय मत पद्धति और इसी पद्धति का उपयोग किया गया था यहाँ पर चुनाव में। कहाँ पर? जो 296 सीटों के लिए जो यहाँ पर चुनाव हुआ था 296 सीटों के लिए, उसके लिए ये पद्धति अपनाई गई थी। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन में आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पे पूछा जाए एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाया गया, एकदम सही है। अगर पूछा जाए प्रत्यक्ष हुआ था चुनाव, तो प्रत्यक्ष चुनाव भाई नहीं हुआ था, यहाँ पे अप्रत्यक्ष अगर लग जाए तो हुआ था। अगर पूछा जाए वयस्क मताधिकार तो भी वयस्क मताधिकार का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। अब इसको समझे, अप्रत्यक्ष में क्या कर रहे हैं, हमारे द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि है वो चुनेंगे, हम नहीं चुनेंगे। हम तो चुनेंगे किसको, MP MLA। सिंपल एग्जाम्पल से समझें कि हम अगर MP को चुन रहे हैं तो MP जाके प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं, प्रधानमंत्री को हम नहीं चुन रहे हैं। जो बहुमत दल के नेता है वो बनेंगे प्रधानमंत्री। हम सिर्फ किसको चुन रहे हैं, MP को चुन रहे हैं। MP को हम लोग नहीं चुन रहे, MP चुन रहे हैं किसको, प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को हम लोग नहीं चुन रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को जब हम लोग नहीं चुन रहे हैं तो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष। और वही अप्रत्यक्ष यहाँ पे जो चुन के भेजे हैं हमने, किनको चुन के भेजा है हमने, MP को। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, MP को हमने चुन के भेजा है, वो कैसे हैं, वयस्क है कि नहीं है। चूँकि हम जान रहे हैं MP का कितना एज 25 ईयर होना चाहिए मिनिमम, तो वयस्क है। और उनके मताधिकार के द्वारा किसको चुना जाएगा, जो आगे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी वो लोग चुन रहे हैं, जो मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह होता है वयस्क मताधिकार। तो इसको समझें, अप्रत्यक्ष जो है कहीं ना कहीं वयस्क मताधिकार से रिलेट है। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति हमने पूरी तरह से डिस्कस किया, तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो आप लोग पुनः एक बार वीडियो देख लें, ये क्लियर हो जाएगा।
अब चुनाव संपन्न हो जाते हैं। अब जब चुनाव संपन्न होता है, चुनाव हमने देख लिया कि चुनाव किस किस पद्धति से हुआ। जब चुनाव संपन्न हो गया तो अब क्या हो रहा है, अब इसका परिणाम आ रहा है। हम लोग जनरली देखते हैं कि जितने भी चुनाव होते हैं उस चुनाव में, चुनाव के बाद जो भी है इतने सारे न्यूज़ चैनल वाले या जो भी हैं सब लोग अपना अपना डाटा कलेक्शन करते हैं, लेकिन एक निर्धारित तिथि को जब चुनाव परिणाम आता है तो उन चुनाव परिणाम के बारे में हम लोग जो पहले से अंदाज़ा होता है तो किसी का सही हो जाता है, किसी का कम होता है, किसी का एक उसका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो निर्धारित किया जाता है, जो एक कहा जाता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री या कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो ये सब अलग बातें हैं। तो यहाँ पर हम लोग आए टॉपिक पे हम लोग देखें तो जब चुनाव संपन्न हुआ तो चुनाव में कुल जो मुख्य दल थे, दो पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73 और अन्य जो है उनको 15। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आंकड़े देख ले तो ये टोटल 296 होता है, 8 3 11 5 16 और ये 296 के करीब आता है, 296 एग्जैक्टली आता है। अब जब चुनाव संपन्न हो गया, चुनाव का परिणाम आ गया, तो अब इस संविधान सभा की अब बैठक तो भाई होगा, क्योंकि इसी संविधान सभा के लिए तो ये सारी प्रक्रियाएं हो रही थी। अब ये संविधान सभा की जो बैठक होगी, इस संविधान सभा के बैठक को हम लोग देखें तो ये पहली बैठक जो है अब संपन्न हो रही है। कब? 9 दिसंबर 1946 को ये संपन्न हो रही है। और पहली बैठक में ही जो है यहाँ पर बनाया गया किसको अध्यक्ष। पहले बैठक के कौन अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर देखें पहले बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाए गए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को होने वाले जो पहली बैठक है इसमें इनको अध्यक्ष क्यों बनाया गया, तो इसको जान लें। क्योंकि ये पूरे संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, जिस कारण से इनका जो है चयन किया गया अध्यक्षता के लिए, पहली बैठक के अध्यक्षता के लिए। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जाता है कि किस देश के पद्धति या किस देश के तरीक़ों को अपनाया गया था पहली बैठक में अध्यक्षता के लिए सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुनने के लिए। तो ये फ्रांस के द्वारा जो है फ्रांस में भी इसी प्रकार से अपनाया गया था। जो वहाँ पे सबसे बुजुर्ग सदस्य थे वहाँ पे पहली बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष उनको बनाया गया था। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है किस देश से, तो याद कर लें फ्रांस देश के तर्ज पे जो है सच्चिदानंद सिन्हा का जो है पहली बैठक में अध्यक्षता के लिए इनका चयन होता है। सब लोग जो है सर्वसम्मति से इनको चुनते हैं। और 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। तो अस्थाई अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये 2 दिन देख रहे हैं, 9 दिसंबर और यह है 11 दिसंबर 1946। यह है 9 दिसंबर 1946 सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन के बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को कौन बन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह अस्थाई अध्यक्ष, इसे बिहार गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि ये
गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। और ये जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में चंपारण में, बिहार के चंपारण में, तो वहाँ पर ये काफ़ी गांधी जी के साथ सक्रिय भूमिका निभाए थे। तो इस कारण से इसे बिहार गांधी भी कहा जाता है। और भारत के 2 बार ये राष्ट्रपति भी रहे हैं। ये प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रहे। तो इस प्रकार से ये अस्थाई अध्यक्ष चुने जाते हैं। और यहाँ पर जो पहली बैठक हुई थी, यहाँ पर अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। क्लियर है दोस्तों? उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। और 9 दिसंबर 1946 को जो अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे, कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को जो अस्थाई अध्यक्ष बने, कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अब जो है 13 दिसंबर को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये 3 जो हमने बताया है, 9 दिसंबर, 11 और 13, ये याद कर लीजिए। 9 दिसंबर, 11, 13 और सबका जो है सन 1946, 1946, 1946। 9 को क्या हुआ? तो अस्थाई। 9 को क्या हुआ? अस्थाई जो है अध्यक्ष चुने गए। कि कौन चुने गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो किस लिए चुने गए? क्योंकि सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। किस देश के तर्ज पे चुने गए? तो फ्रांस के तर्ज पे चुने गए। दूसरा देखें तो क्या हुआ? 11 को अस्थाई अध्यक्ष चुने जाते हैं। कौन चुने जाते हैं? बिहार गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद देखें 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। इससे आगे हम लोग कल देखेंगे। कल हम लोग इससे आगे जो है इसी तरह से चर्चा करेंगे। हम लोग जो है विस्तृत रूप से सारे टॉपिक को कवर करेंगे। और ज़्यादा पढ़ने से नहीं, कम पढ़ें, लेकिन उसको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको पढ़ने के पश्चात आप लोग किसी भी बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं। पॉलिटी आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जो है डिस्कस करें। धन्यवाद।